रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज से ब्रांड न्यू सीरीज़ रेगुलर लेक्चर्स की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है उसका बेसिक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रॉडेस्ट सेंस में बात करें तो लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। लिविंग थिंग्स को साइंटिफिक वे में जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी। माय डियर स्टूडेंट्स, वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग सिस्टम्स को, लिविंग थिंग्स को, ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स से और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं, मुमताज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वो आपकी नज़रों के सामने है। तो वन बाय वन वो तमाम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से तमीज़ करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं, उन पे बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में जो एक कॉमन चीज़ है वो है मैटर। लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों में जो कॉमनैलिटी है, जो कॉमन चीज़ है, वो है मैटर। तो दोनों की जो फॉर्मेशन है वो मैटर से हुई है। बट लिविंग थिंग्स के मैटर में और नॉन लिविंग थिंग्स के मैटर में जो पहला डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग थिंग्स के अंदर जो मैटर है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज की सेंस में लिविंग थिंग्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग्स की ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज कॉल्ड सेल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स से लेकर यूकैरियोट्स तक प्लेनेट अर्थ पे, कुराए अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उसके जो सिंपलेस्ट और बेसिक यूनिट्स हैं वो सेल्स होते हैं। तो सेल्स का बनना लिविंग थिंग्स के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है केमिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सेल्स जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं लाइफ के, वो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स हैं लिविंग थिंग्स के अंदर। तो सेल्स चाहे प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट्स, या सेल्स माय डियर स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर हों या मल्टी सेलुलर, इनमें ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली अगर हम बात करें सेल्स के अंदर, सेल के अंदर केमिकल्स की और सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की, जो सेल के डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स अरेंज होकर, ऑर्गेनाइज होकर सेल के तमाम जो फंक्शन हैं वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो याद रखना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स में बात करें तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। तो एक्चुअली इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑर्डर मौजूद होता है, एक तरतीब है, एक ऑर्डर है। देयर इज presence of internal order within the cells, within the organelles, which perform so many functions of the cell. इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्डर्ड कम्प्लेक्सिटी की। माय डियर स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में एक और कॉमन चीज़ जो है वो कम्प्लेक्सिटी है। नो डाउट लिविंग थिंग्स के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग्स भी जो है वो क्या होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं। मगर याद रखिएगा लिविंग थिंग की कम्प्लेक्सिटी के अंदर जो है वो ऑर्डर मौजूद है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें
तो जब हमारा सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जाइगोट क्या होता है, यूनिसेलुलर एम्ब्रियो को जाइगोट कहते हैं। तो एग और स्पर्म की यूनियन से, सिनगैमी से, फर्टिलाइजेशन से और फ्यूजन से जो यूनिसेलुलर एम्ब्रियो बनता है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। तो हमारे जाइगोट के अंदर ठीक 48 आवर्स के बाद सेल डिवीजन होती है, क्लीवेज होती है, जिसके नीचे में सेल डिवाइड होते हैं जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इस वक्त कमोबेश ह्यूमन बॉडी के अंदर इसी एक सिंगल सेल से 75 ट्रिलियन सेल्स, ये जो 75 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें एक ऑर्डर है, और ऑर्डर किस चीज़ का है, ऑर्डर से मुराद लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स के अंदर जो ऑर्डर्ड कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्चुअली लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। एटम्स, molecules, organelles, cells, tissues, organ system, individual, populations, communities, biospheres. There is a biological organization in the ordered complexity of the living things. जबकि यही एस्पेक्ट जो हैं कम्प्लेक्सिटी के, ऑर्डर नहीं हैं किन के अंदर, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। नाउ वी विल टर्न आवर अटेंशन टुवर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट characteristic of life, that is called energy uptake. दुनिया में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी को अपटेक करती हैं। ना सिर्फ वो अपने एनवायरनमेंट से एनर्जी को अपटेक करती हैं, बल्कि उस एनर्जी को यूटिलाइज भी करती हैं अपनी ग्रोथ के अंदर, अपनी डेवलपमेंट के अंदर और अपनी रिप्रोडक्शन के अंदर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दुनिया में प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया हैं जो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। और वो प्रोसेस जिसमें सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली हम बात करें एनिमल्स की, हम अपनी बात करें और फंजाई की बात करें, तो इन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी के लिए न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करना पड़ता है, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए ये प्रोड्यूसर सिंथेसाइज करते हैं। तो याद रखिएगा, प्लांट्स, एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इस वजह से इनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। तो प्रोड्यूसर्स के न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करने की वजह से हम एनिमल्स और फंजाई डिपेंड करते हैं इन प्रोड्यूसर्स पे एनर्जी के लिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स जो हम अपनी डाइट में लेते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स फिर हमारे सेल्स और हमारे टिश्यू के अंदर जिन प्रोसेस के नतीजे में जाकर टूटते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर एस्पिरेशन। तो सेलुलर एस्पिरेशन के नतीजे में माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स के प्रोड्यूस करदा न्यूट्रिएंट से हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, सेलुलर एस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में हमें डायरेक्टली एनर्जी मिलती है जो हम न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो एनर्जी जो लिविंग थिंग्स अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करती हैं और उस एनर्जी को वो यूटिलाइज कहाँ करते हैं, तो वो एनर्जी माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म में यूज़ होती है। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो सिंथेटिक होते हैं हमारे सेल्स के अंदर और हमारे टिश्यूज़ के अंदर, वो तमाम केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल दी रिएक्शन जिसमें एनर्जी यूज़ होती है और सिंथेटिक चीज़ें बनती हैं सेल के लिए और सेल ग्रो करता है, उसको एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो याद रखिएगा, वो तमाम के तमाम प्रोसेस
जिसमें एनर्जी यूज होकर कंप्लेक्स सिंथेटिक चीज़ें बनती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। और वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसके नतीजे में ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है हमारे सेल्स के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। तो याद रखिएगा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो हैं कोलेक्टिवली कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म वो बेसिक करेक्टरिस्टिक है जो लिविंग थिंग के अंदर होती है, जिसमें एनर्जी ना सिर्फ यूटिलाइज होती है बल्कि कुछ रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म के सिंथेटिक प्रोसेस में यूज़ हो रही है, उसका नतीजा निकलता है हमारी ग्रोथ के नतीजे में। तो याद रखिएगा, तमाम की तमाम लिविंग थिंग्स जो हैं एनर्जी को जो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करती हैं, वो अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्स ना सिर्फ तादाद में बढ़ते हैं बल्कि वो सेल्स अपने साइज़ में भी बढ़ते हैं, तो that permanent and irreversible increase in the size and the number of cell is called growth। तो याद रखिएगा, सीरीज ऑफ चेंजेस जो सेल्स के अंदर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, वो तमाम सीरीज ऑफ चेंजेस जो किसी सेल को, जो किसी ऑर्गेनिज्म को एक डेफिनेट स्टेज पे पहुंचा देती हैं और एक मेच्योरिटी के लेवल पे पहुंचा देती हैं, दोज ग्रेजुअल सीरीज ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट से जो एनर्जी बच जाती है, वो ऑर्गेनिज्म इन्वेस्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में। तो याद रखिएगा, हर ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो मरने से पहले, इस दुनिया फ़ानी से जाने से पहले अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। तो देर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। वन इज कॉल्ड सेक्चुअल, the other is called asexual। तो माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वो एनर्जी जो ऑर्गेनिज्म इन्वेस्ट करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने में, नेक्स्ट जनरेशन बनाने में, वो टू मोड में यूटिलाइज होती है, हार्नेस होती है। वो मोड रिप्रोडक्शन का जिसमें एग और स्पर्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और यूजुअली टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब एक सिंगल सेल, एक सिंगल बॉडी, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल स्पोर जो है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बना दे, दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, किसी भी स्पीशी के लिए और किसी भी पॉपुलेशन के लिए, अपनी स्पीशी को मेंटेन करने के लिए और अपनी पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए जो है, और परपेचुएशन के लिए और तसलसल के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत बहुत इसेंशियल होती है। अब हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस पे। तो याद रखिएगा, एज कंपेयर टू नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग्स के अंदर जो है इंटरनल कंडीशंस को, ये जिस पे हम बात कर रहे थे, इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्डर्ड कम्प्लेक्सिटी के अंदर जो इंटरनल ऑर्डर बनता है लिविंग थिंग्स के अंदर, उस इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन करने का नाम होम्योस्टेसिस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल कंडीशन, क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस। अगर हम मैमल्स, एज अ मैमल्स बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर 36.1 से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो रेंज है टेम्परेचर की जिसमें हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। तो 36.1 से लेकर 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज के अंदर हमारे इंटरनल टेम्परेचर का फ्लक्चुएट करना और इस इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जबकि ऐसा ही इंटरनल ऑर्डर का मेंटेनेंस जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद नहीं होता। तो याद रखिएगा, इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स को नेक्स्ट जनरेशन तक और ऑफस्प्रिंग्स तक ट्रांसमिट करने में जो जेनेटिक प्रोग्राम होता है, जो कि जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है, वो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, याद रखिएगा, वो डीएनए के थ्रू जो है वो ट्रांसमिशन होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डीएनए वो हेरिडिटी मॉलिक्यूल है, वो न्यूक्लिक एसिड, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स को
नेक्स्ट जनरेशन में फिजिकली ट्रांसमिट करता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए। तो डीएनए को यही वजह है मॉलिक्यूल ऑफ द लाइफ और हेरिडिटी मटेरियल भी कहा जाता है। लास्ट पे हम बात करेंगे लिविंग थिंग्स जो होती हैं अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो होने वाली चेंजेस होती हैं उनके खिलाफ रिस्पॉन्ड करती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं उनके खिलाफ एक ऑर्डर्ड रिस्पॉन्स देती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंसिटिविटी। जबकि ऐसी ही सेंसिटिविटी जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद नहीं होती। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करना, जैसा कि आपको पता है जब आप एक डार्क रूम के अंदर जाते हैं तो आपकी आइज़ जो हैं वो डायलेट कर जाती हैं। तो हमारी आइज़ का डायलेट करना अंधेरे के अंदर, ये हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है। तो डायलेशन ऑफ प्यूपल्स, डायलेशन ऑफ प्यूपल्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट, जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो डार्क रूम जो है वो एक स्टिमुलस है जिसके नतीजे में हमारी आइज़ जो हैं वो क्या रिस्पॉन्ड करती हैं, उनकी प्यूपल्स डायलेट होती हैं। सेम इसी तरह प्लांट्स की जो ग्रोथ है, प्लांट्स की जो ग्रोथ के पैटर्न हैं, तो प्लांट्स की जो वेरियस ग्रोथ हैं ये एक्चुअली प्लांट्स के रिस्पॉन्सेज हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डिफरेंट स्टिमुलाई के लिए। इस तरह हम बात करें टच मी नॉट की, टच मी नॉट वो प्लांट है, वो सेंसिटिव प्लांट है जिसको टच करने पे या हीट करने पे वो अपने लीव्स को रोल कर लेता है और आफ्टर 10 मिनट्स जो है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। तो टच मी नॉट का, छुई मुई का, मिमोसा पुडिका के पत्तों को टच करने पे, पल्मीनस को टच करने पे जब अपने पत्तों को रोल कर लेते हैं तो टच के स्टिमुलस के अगेंस्ट इस प्लांट की क्या है, ये सेंसिटिविटी है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जब हम सर्दी को फेस करते हैं, लो टेम्परेचर को फेस करते हैं, तो हमारे एरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से ये जो हमारे हेयर हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। ये जो हमारा रिस्पॉन्स है दैट इज़ कॉल्ड पिलो इरेक्शन, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी, पिलो इरेक्शन। तो हमारे अंदर जो पिलो इरेक्शन है इट इज़ आल्सो आर रिस्पॉन्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो सेंसिटिविटी है उसको बायो की ज़बान में इरिटेबिलिटी भी कहते हैं, इरिटेबिलिटी। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो इरिटेबल हैं, सेंसिटिव होती हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो नॉन इरिटेबल और नॉन सेंसिटिव होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एक लाइन में सम अप करें तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं एक्चुअली इनको आज के दौर में ये बैक्टीरिया से लेकर हज़रत इंसान तक ये तमाम की तमाम सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। यही वजह है कि इन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स को, सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स को प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी के नाम से याद किया जाता है। नॉडेज इन्हें कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। इट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1, रेगुलर लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे इंशाल्लाह, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पे बात करेंगे।